हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का अध्याय 14 जो कि है श्वसन और गैसों का विनिमय। हमने इसका 16 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया था। आज है हमारे इसका 17th पार्ट यानी कि भाग 17। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी कि जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा उस लेक्चर में हम इस अध्याय का कौन सा पोर्शन कवर करेंगे। ओके, आज हम कवर करेंगे अभ्यास प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक, यानी कि आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश करेंगे। ओके, इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज ही किया था प्रश्न 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश करेंगे। सबसे पहले आता है प्रश्न 8, PCO2 का ऑक्सीजन परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, NCERT का ये क्वेश्चन है। देखिए, PCO2 का प्रभाव, भोर इफेक्ट। ठीक है, जब मैंने बताया था तो ये वाला जब टॉपिक मैं पढ़ा रही थी तब मैंने आपको समझाया भी था भोर इफेक्ट के बारे में। उच्च PCO2 क्या करता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग होती है। जब हाई PCO2 होता है, उत्तकों में ऑक्सीजन रिलीज बढ़ता है, कोशिकीय श्वसन में सहायता, और उत्तकों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। यानी कि हमारे शरीर में जहाँ कोशिकाएं अधिक कार्य करती हैं वहाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बनती है। इससे उस क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, वो बढ़ जाता है। और उच्च पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है उसका आप कह सकते हैं प्रभाव यह होता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आसानी से छोड़ने लगता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भोर इफेक्ट कहते हैं, है ना। अर्थात आप कह सकते हैं जहाँ शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को अलग करवाने में सहायता करती है। इससे कि कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है और कोशिकीय श्वसन अच्छी तरह हो पाता है। ओके, उदाहरण के लिए आप लीजिए, जैसे कि जब हम दौड़ते हैं या फिर व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब मांसपेशियों में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बनने लगती है और परिणाम स्वरूप होता यह है कि हीमोग्लोबिन अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है ताकि मांसपेशियों को ऊर्जा मिल सके। और यह शरीर की एक बहुत ही आप कह सकते हो एक बहुत बुद्धिमानी पूर्ण व्यवस्था है ना। बहुत इंटेलिजेंटली इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 9, पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है, यानी ऊंचाई पर। आप कह सकते हो ऊंचाई का प्रभाव, हाई अल्टीट्यूड इफेक्ट, PO2 कम हो जाता है, सांस लेने की दर बढ़ती है, हृदय गति बढ़ती है, थकान एवं चक्कर, और फिर RBC निर्माण भी बढ़ता है। यानी कि हाई अल्टीट्यूड इफेक्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे जैसे कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है वायुमंडल में ऑक्सीजन का आंशिक दाब यानी कि पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है वो कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए शरीर कई परिवर्तन करता है ना। सबसे पहले व्यक्ति की सांस लेने की जो दर होती है, रेट होती है, वो बढ़ जाती है ताकि अधिक वायु अंदर ली जा सके। हृदय गति भी तेज हो जाती है ताकि उपलब्ध ऑक्सीजन जल्दी जल्दी शरीर के अंगों तक पहुंच सके। शुरुआत में व्यक्ति को थकान, सिर दर्द, चक्कर, ठीक है, या फिर सांस फूलने जैसी समस्या महसूस हो सकती है। यदि व्यक्ति लंबे समय तक ऊंचाई पर हो तो शरीर अनुकूलन करना शुरू कर देता है, एडेप्टेशन करना शुरू कर देता है, और RBC का निर्माण भी बढ़ जाता है। अधिक RBC होने से क्या होता है, रक्त अधिक ऑक्सीजन वहन कर पाता है, और इसी कारण पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सहन शक्ति सामान्यतः क्या होती है, अधिक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 10, कीटों में श्वसन किस प्रकार से होता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें किस तरह से रेस्पिरेशन होता है, चलिए देखते हैं। कीटों का श्वसन ट्रैकियल तंत्र, ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है। स्पाइरिकल द्वारा वायु प्रवेश करती हैं, श्वसन नलिकाओं का जाल होता है, गैसें सीधे कोशिकाओं तक पहुंचती हैं, रक्त भाग नहीं लेता है, इसमें अत्यंत प्रभावी प्रणाली है। ठीक है, कीटों के लिए आप कह सकते हो ट्रैकियल सिस्टम जो होता है, कीटों में श्वसन मनुष्य से बिल्कुल ही अलग तरीके से होता है। उनमें फेफड़े नहीं होते हैं, उनके शरीर में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्पाइरिकल्स कहते हैं। इन्हीं छिद्रों से वायु क्या होते हैं, शरीर में प्रवेश करती है। स्पाइरिकल के अंदर पतली श्वसन नलिकाओं का जाल फैला रहता है जिसे कि ट्रैकियल तंत्र कहते हैं, और ये नलिकाएं सीधे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती हैं। इसीलिए ऑक्सीजन सीधे कोशिकाओं तक पहुंच जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है, रक्त का कोई विशेष योगदान नहीं होता है, और यही कारण है कि कीटों की श्वसन प्रणाली अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। जैसे कि आप इसे ऐसे समझिए जैसे कि किसी शहर में हर घर तक सीधे पाइपलाइन पहुंच रही हो, इसलिए सामान पहुंचाने के लिए अलग अलग वाहन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल ये भी है, इसमें भी ब्लड का जो
है वो कोई ज़्यादा योगदान नहीं है, रक्त का ज़्यादा योगदान नहीं है ये ऑक्सीजन को पहुंचाने में, है ना, वायु को पहुंचाने में, ओके, उसका आदान प्रदान करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 11, ऑक्सीजन वियोजन वक्र क्या है? ऑक्सीजन वियोजन है ना, चक्र वक्र। देखिए ऑक्सीजन वियोजन वक्र की हम बात करें, जो हमने कर्व पढ़ा था, सिग्मॉइड कर्व जो हमने पढ़ा था, हीमोग्लोबिन संतृप्ति एवं PO2 के बीच का ग्राफ, ठीक है, सिग्मॉइड आकार का होता है, ठीक है, सिग्मॉइड एस शेप्ड। सहकारी बंधन कोऑपरेटिव बाइंडिंग प्रदर्शित करता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन का बंधन अधिक होता है, उत्तकों में ऑक्सीजन का वियोजन अधिक होता है। ओके, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं आप, ताकि एग्जाम्स में मेंशन कर सको। ओके, ये देखिए ये आपका ग्राफ है, ग्राफ आप ज़रूर बनाइएगा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। ओके, इसमें आपको यही बताया गया है कि किस तरह से, कहाँ पर ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, कहाँ पर कितना हीमोग्लोबिन, देखिए आप देख सकते हो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के संतृप्त का प्रतिशत, ठीक है, कितना % हीमोग्लोबिन बाइंड कर रहा है, वो यहाँ पे बताया गया है। ऑक्सीजन वियोजन वक्र वह ग्राफ है जो ये दर्शाता है कि विभिन्न PO2 स्तरों पर हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन से संतृप्त होता है। यह ग्राफ जो है सामान्यतः इस आकार यानी सिग्मॉइड कर्व का होता है। इस वक्र का इस आकार यह बताता है कि जब एक ऑक्सीजन जो है वो अणु, ठीक है, आप कह सकते हो अणु हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो अगली ऑक्सीजन का जुड़ना और आसान हो जाता है। इसे आप कह सकते हो कोऑपरेटिव बाइंडिंग, यानी कि जैसे ही एक जुड़ा तो पहला को जुड़ना जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जैसे ही वो एक जुड़ गया तो एक तरह से ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग कर लेता है। एक जुड़ा तो दूसरा, तीसरा, चौथा फटाफट, ठीक है, जुड़ने लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में चारों जुड़ जाता है, ऐसा नहीं है, पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, है ना। फेफड़ों में क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होने के कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मजबूती से बांधता है, और वहीं उत्तकों में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने के कारण वह ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और यही कारण है कि ऑक्सीजन सही स्थान पर पहुंच पाती है। यह व्यवस्था आप कह सकते हो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई बस है जो पहले थोड़ा खाली होने पर धीरे धीरे भरती है, लेकिन एक बार लोग चढ़ने लगे तो तेजी से भरने लगती है ना। तो नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 12, हाइपोक्सिया क्या है? चलिए देखते हैं। हाइपोक्सिया, उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। इसका कारण होता है ऊंचाई, अनीमिया, श्वसन रोग, ठीक है। लक्षण इसके होते हैं थकान, चक्कर, सांस फूलना। ओके, यानी कि हाइपोक्सिया की हम बात करें तो जब शरीर के उत्तकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तब उस स्थिति को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। और ये कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि ऊंचाई पर जाना, अनीमिया होना, है ना, या फिर श्वसन रोग होना। ऑक्सीजन की कमी होने पर कोशिकाओं को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती और इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति को थकान, चक्कर आना, कमजोरी, सांस फूलने जैसी समस्याएं होती है। गंभीर स्थिति में मस्तिष्क और हृदय पर भी प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए आप लीजिए, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अचानक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चला जाए तो उसे चक्कर और सांस लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होती है। ओके, इसीलिए ये हाइपोक्सिया है। अब नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 13, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें। कुछ डिफरेंसेस हमें बताना है। पहला है IRV वर्सेस ERV। अंतर देखिए, IRV अतिरिक्त अंतर श्वसन, जिसका कि नॉर्मल होता है वैल्यू 2500 से 3000 ml। ERV की बात करें तो अतिरिक्त निश्वसन 1000 से 1100 ml होता है। यानी कि IRV और ERV की यहाँ पे अंतर पूछ रहा है, ठीक है, उसका अंतर पूछ रहा है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वह अतिरिक्त वायु है जिसे सामान्य श्वसन के बाद भी व्यक्ति बलपूर्वक अंदर ले सकता है। इसकी मात्रा कितनी होती है, मैंने बताया अभी, यहाँ पे लिखा भी है, 2500 से 3000 ml होती है। दूसरी ओर हम बात करें ERV की, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, वह अतिरिक्त वायु है जिसे सामान्य निश्वसन के बाद भी बलपूर्वक बाहर निकाला जा सकता है। इसकी मात्रा लगभग 1000 से 1100 ml होती है। सरल शब्दों में यदि हम कहें तो IRV अतिरिक्त अंदर ली जाने वाली वायु है, जबकि ERV अतिरिक्त बाहर छोड़ी जाने वाली वायु है। जैसे कि कोई व्यक्ति सामान्य रूप से पानी पीने के बाद भी और पानी पी सकता है, उसी तरह सामान्य श्वसन के बाद भी अतिरिक्त वायु ली या फिर छोड़ी जा सकती है। यही होता है IRV और ERV। नेक्स्ट है हमारा IC और EC में अंतर, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। देखिए, IC TB प्लस IRV अंदर ली जाने वाली वायु,
इसी टीवी प्लस ईआरवी बाहर छोड़े जाने वाली वायु। यानी कि हमारे फेफड़े केवल सामान्य श्वसन तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अधिक वायु अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्षमता भी रखते हैं। और इसी क्षमता को समझाने के लिए आईसी और ईसी का अध्ययन किया जाता है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी वह अधिकतम वायु है जिसे कि कोई व्यक्ति, आप कह सकते हैं, सामान्य निश्वासन के बाद अंदर से ले सकता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि समान रूप से सांस छोड़ने के बाद व्यक्ति जितनी अतिरिक्त वायु अपने फेफड़ों में भर सकता है वही आईसी कहलाती है। ये दो भागों से मिलकर बनती है, ज्वारीय आयतन यानी टीवी और अतिरिक्त अंतःश्वसन आईआरवी, है ना, टीवी प्लस आईआरवी। चलिए अब यहाँ पे आप उदाहरण भी ले सकते हो, जैसे कि जब हम सामान्य रूप से सांस छोड़ने के बाद अचानक गहरी सांस लेते हैं, जैसे कि किसी सुगंध को महसूस करने के लिए या तैराकी से पहले, तब हम अपनी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी वह अधिकतम वायु है जिसे सामान्य अंतःश्वसन के बाद बाहर छोड़ा जा सकता है। अर्थात समान सांस लेने के बाद जो हम सामान्य सांस जो लेते हैं उसके बाद व्यक्ति जितनी अतिरिक्त वायु बाहर निकाल सकता है वह ईसी कहलाती है। यह ज्वारीय आयतन यानी टीवी और अतिरिक्त निश्वसन आयतन यानी ईआरवी का योग होता है। ठीक है, ईसी इक्वल टू क्या हो गया, टीवी प्लस ईआरवी। ठीक है, ये हो गया आईसी ईसी में, यानी कि जब कोई व्यक्ति मोमबत्ती बुझाने के लिए जोर से सांस बाहर छोड़ता है तब वो अपनी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का उपयोग करता है। इस प्रकार आईसी क्या हो गया, आईसी मुख्यतः अंदर लेने की क्षमता को दर्शाती है, जबकि ईसी क्या है, बाहर छोड़ने की क्षमता को। दोनों फेफड़ों की कार्य क्षमता को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है वीसी और टीएलसी। देखिए, फेफड़ों की कार्य क्षमता को समझने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न आयतनों और क्षमताओं का अध्ययन करते हैं। इनमें वीसी और टीएलसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वाइटल कैपेसिटी वह अधिकतम वायु है जिसे कोई व्यक्ति गहरी सांस लेने के बाद पूरी शक्ति से बाहर निकाल सकता है, और यह बताती है कि फेफड़े सक्रिय रूप से कितनी वायु का आदान प्रदान कर सकते हैं। यह तीन आयतनों का योग होता है, आईआरवी, टीवी और ईआरवी, जो लिखा भी है, वीसी इक्वल टू आईआरवी टीवी प्लस ईआरवी। यदि किसी व्यक्ति की वाइटल कैपेसिटी अधिक है तो इसका अर्थ है कि उसके फेफड़े स्वस्थ और मजबूत हैं। खिलाड़ी हो गए, तैराक हो गए, ठीक है, तथा योग करने वाले लोगों में सामान्यतः क्या होती है, वीसी अधिक पाई जाती है। वहीं दमा या फिर फेफड़ों के रोगों में यह कम हो सकती है। अब बात करें हम टीएलसी की, टोटल लंग कैपेसिटी की, तो यह फेफड़े में उपस्थित कुल वायु की मात्रा को दर्शाती है। इसमें वह वायु भी शामिल होती है जिसे हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं अवशिष्ट आयतन, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, टीएलसी इक्वल टू वीसी प्लस आरवी, या फिर आप इसे एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं, टीएलसी इक्वल टू आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। ओके, जैसे कि आप इससे ये भी समझ सकते हो कि टीएलसी हमेशा वीसी से अधिक होती है क्योंकि इसमें अवशिष्ट वायु भी जुड़ी होती है। ओके, अब आता है हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रश्न 14, ज्वारीय आयतन क्या है। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 1 घंटे के ज्वारीय आयतन लगभग मात्रा में आपको आंकलित करना है आपको। ज्वारीय आयतन, सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम के बारे में जान लेते हैं। सामान्य श्वसन के दौरान एक बार में अंदर ली गई अथवा बाहर छोड़ी गई वायु की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में इसका औसत मान लगभग 500 ml होता है। यानी कि हम सामान्य रूप से बिना किसी विशेष प्रयास के जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जिसमें कि उसमें जितनी वायु का आदान प्रदान होता है उसे हम ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में इसका मान कितना होता है, लगभग 500 ml होता है। यह हमारे दैनिक जीवन की सबसे सामान्य, आप कह सकते हैं, श्वसन क्रिया है। जब हम शांत अवस्था में बैठे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं या फिर सामान्य बातचीत कर रहे होते हैं, तब हमारा शरीर इसी ज्वारीय आयतन का उपयोग करता है। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति लगभग 12 से 16 बार प्रति मिनट श्वसन करता है। यदि प्रत्येक श्वसन में लगभग 500 ml वायु का आदान प्रदान हो रहा है तो कैसे होगा, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, ये देखिए 1 घंटे के ज्वारीय आयतन का आकलन। औसत श्वसन दर 12 श्वास प्रति मिनट होता है, मैंने अभी बताया। अतः क्या हो जाएगा, प्रति मिनट वायु आयतन 500 ml गुने 12, 6000 ml। तो 1 घंटे में कितना होगा, 6000 ml को हम बोल सकते हैं 6 लीटर इंटू 60 इक्वल टू 360 लीटर। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य लगभग 360 लीटर वायु प्रति घंटे अंतःश्वसित एवं निश्वसित करता है ना। यहाँ से आप समझे, यानी कि ये जो हो रहा है, ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति लगभग 12 से 16 बार प्रति मिनट श्वसन करता है। यदि प्रत्येक श्वसन में लगभग 500 ml वायु का आदान प्रदान हो रहा है तो 1 घंटे में लगभग कितना हो जाएगा, 360 लीटर वायु फेफड़ों से होकर गुजरती है। इससे पता चलता है कि हमारा श्वसन तंत्र लगातार सक्रिय रहता है ना। ज्वारीय आयतन शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का मूल आधार है।
यदि टीवी बहुत कम हो जाए तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। वहीं व्यायाम या फिर दौड़ने के समय टीवी बढ़ जाता है क्योंकि शरीर को अधिक ऊर्जा और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसे समुद्र की लहरों से भी जोड़ा जा सकता है। जैसे कि समुद्र की लहरें नियमित रूप से किनारे तक आती हैं, है ना, और लौटती रहती हैं, उसी प्रकार सामान्य श्वसन में वायु लगातार अंदर और बाहर होती रहती है। आपने कैलकुलेशन भी देख लिया, ठीक है। चलिए, तो अब आता है संक्षेपण, यानी कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा ऑक्सीजन परिवहन पर PCO2 का प्रभाव, फिर हमने ऊंचाई का श्वसन पर प्रभाव देखा, फिर कीटों में श्वसन तंत्र, फिर हमने ऑक्सीजन वियोजन वक्र के बारे में जाना, देन हाइपोक्सिया के बारे में हमने समझा, फिर हमने श्वसन आयतन एवं क्षमताएं, ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ के बारे में समझा, फिर हमने टाइडल वॉल्यूम ज्वारीय आयतन पर चर्चा की, ठीक है, फिर हमने कैलकुलेट भी किया प्रति घंटे में कितना होता है ना। चलिए, ठीक है, तो फिर हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ओके, धन्यवाद।